Manish Kumar and I welcome you all to the platform of BioSeco. Today we will discuss about action potential. Basically action potential क्या होता है और action potential कैसे generate होता है और ये कैसे all over the excitable cells move करते हुए सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर जाता है। तो इसको आज हम लोग जानेंगे, इसके पैटर्न को जानेंगे, इसके फिजियोलॉजी को कि कैसे ये एक्शन पोटेंशियल बेसिकली जनरेट होता है और ये फिर आपका ऑल ओवर द एक्साइटेबल सेल्स मूव करते करते आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है। सो लेट्स गिव अ हेडिंग दैट इज एक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल तो देखो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इट इज बेसिकली द रैपिड डेवलपिंग चेंजेस ऑकर्स इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड द चेंजेस व्हिच डेवलप्स मूव्स ऑल ओवर द बॉडी और वी कैन से ऑल ओवर द एक्साइटेबल सेल्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल बेसिकली क्या है कि सपोज आपका सपोज समवन टचेस मी हेयर, सपोज किसी ने मेरे को इस फिंगर के टिप पे टच किया और वो टच होने के कारण क्या हुआ कि उससे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और वो एक्शन पोटेंशियल कैसे ऑल ओवर द बॉडी मूव करते करते या ऑल ओवर द एक्साइटेबल्स मूव करते 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 कहाँ तक गया, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो इसी को हम लोग को जानना है, दैट इज कैसे ये टच के कारण एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और ये एक्शन पोटेंशियल all over the excitable cells that is neuronal cells or we can say muscle cells move करते करते आपका from the site of stimulus to the central nervous system कैसे पहुंचा, इसको हम लोग बोलते हैं that is action potential। तो ये जो आपका इंफॉर्मेशन है ड्यू टू मैकेनिकल स्टिमुलाई, जो भी पर्सन ने मेरे को यहाँ टच किया वो ये बेसिकली क्या किया, दैट इज मेरे को एक मैकेनिकल स्टिमुलाई दिया। उस मैकेनिकल स्टिमुलाई के कारण क्या हुआ, उस मैकेनिकल टच के कारण क्या हुआ कि एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और वो एक्शन पोटेंशियल ऑल ओवर द सेल्स मूव करते करते कहां तक गया, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो दिस इज ड्यू टू एक्शन पोटेंशियल। तो वी कैन से दैट द रैपिड डेवलपिंग चेंजेस इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड द चेंजेस व्हिच डेवलप्स ट्रेवल रैपिडली ओवर द मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन सॉरी एक्शन पोटेंशियल। तो और अगर हम लोग इसको सेकेंड वे में समझे तो वी कैन से बेसिकली से दैट the electrochemical fluctuations occurring in the membrane of excitable cells, मतलब electrochemical fluctuations occurring on the membrane of excitable cells। तो excitable cells कौन कौन से cells होते हैं, तो excitable cells are basically neuronal cells, और मसल सेल्स। तो जो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है बेसिकली यही दो टाइप ऑफ सेल्स में होता है, दैट इज कौन, दैट इज फर्स्ट वन इज दैट इज न्यूरोनल सेल्स एंड द सेकंड वन इज दैट इज आपका मसल सेल्स। तो हम लोग बोलते हैं कि एक्शन पोटेंशियल को अगर सेकेंडली टर्म में हम लोग समझे थोड़ा अलग हट के, तो इसको हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लक्चुएशन ऑकरिंग इन द मेम्ब्रेन ऑफ एक्साइटेबल सेल्स। जब ये जो सेल्स है दैट इज न्यूरोनल सेल्स और मसल सेल्स, जब भी ये दोनों सेल्स में जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लक्चुएशंस आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लक्चुएशन मतलब जो उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंजेस आता है, दैट इज डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। तो जब भी न्यूरोनल सेल्स और मसल सेल्स का जो आपका पोलैरिटी है उसमें चेंजेस आता है और वो चेंजेस किसमें होता है, दैट इज न्यूरोनल सेल्स और मसल सेल्स में, तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज एक्शन पोटेंशियल। और ये क्या होता है कि एक बेसिकली एक टाइप ऑफ सिग्नलिंग मैकेनिज्म है फॉर द न्यूरॉन्स एंड मसल सेल्स। एक ये क्या है कि एक तरह का सिग्नलिंग है, जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा कि आपको किसी गर्म चीज से अगर आपको किसी को टच कर दिया आपको किसी ने, तो देखना कि वो गर्म चीज का टच होने के कारण हम लोग क्या करते हैं कि हाथ तुरंत हटा लेते हैं। तो ये क्या किया कि जैसे ही गर्म चीज, मान लो ये हॉट चीज है, ये मार्कर, ये हॉट चीज मेरे को इस फिंगर पे जैसे टच हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे टच होता है इस फिंगर को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये रिमूव क्यों किए, रिमूव बेसिकली इसीलिए क्योंकि वो गर्म लगा, लेकिन ये गर्म हम लोग को कैसे पता चला बॉडी को कि मेरे को वहां से हाथ हटाना है। तो ये जो हाथ को हटाने का जो सिग्नलिंग है ब्रेन को कि मेरे को यह हाथ को यहाँ से हटाना है, ये गर्म चीज पे लगा है, तो ये जो सिग्नल गया दैट इज ब्रेन को, दिस इज ऑल ड्यू टू द एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल क्या किया, एक सिग्नलिंग का भी काम कर रहा है कि किस जगह पे हम लोग का मसल्स को या फिर बॉडी को किसा रिएक्ट करना चाहिए। इसीलिए हम लोग एक्शन पोटेंशियल को इन अनदर टर्म्स इसको हम लोग सिग्नलिंग मैकेनिकल और मैकेनिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दैट इज सिग्नलिंग
मैकेनिज्म। तो और एक बार हम लोग समझ लेते हैं एक्शन पोटेंशियल क्या है। तो एक्शन पोटेंशियल आर बेसिकली रैपिड डेवलपिंग चेंजेस ऑकर्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ excitable cells, and those changes rapidly move or travel all over the excitable cells and reach to the central nervous system is known as action potential. And in other terms we can say that the electrochemical fluctuations occurring in the membrane of excitable cells, that is neuronal cells and muscle cells, is known as action potential. और ये एक तरह का सिग्नलिंग मैकेनिज्म है जिससे बॉडी रिएक्ट करता है किसी भी आपका मैकेनिकल स्टिमुलाई को, और वी कैन से आपका किसी भी तरह का जो स्ट्रेसेस वगैरह होता है उसके अगेंस्ट में हम लोग का बॉडी या फिर रिएक्ट करता है, दैट इज ड्यू टू एक्शन पोटेंशियल। तो जब भी कोई मैकेनिकल स्टिमुलाई पड़ता है तो वो बेसिकली क्या करता है, दैट इज एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। और ये एक्शन पोटेंशियल किसमें जनरेट होता है, दैट इज न्यूरोनल सेल्स और मसल सेल्स में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया ऑल ओवर द जो बॉडी है वो कैसे मूव करता है, ऑल ओवर द एक्साइटेबल सेल्स मूव करते करते दैट इज वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है। तो जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया फिंगर का कि फिंगर को टच किया गया, तो फिंगर को जैसे टच हुआ तो ये कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, और ये एक्शन पोटेंशियल ऑल ओवर द फिंगर से मूव करते हुए हैंड के शोल्डर को लेकर के कहां तक गया, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो इसी को हम लोग जानेंगे कि कैसे इसका जो प्रोपेगेटिंग मेथड है या प्रोपेगेटिंग वे है किसका, दैट इज एक्शन पोटेंशियल का, उसको अब हम लोग देखेंगे। सपोज ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ये आपका सपोज सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, इससे सपोज करो एक सेंसरी न्यूरॉन्स ओरिजिनेट हुआ, ये आपका सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, ये आपका सेंसरी न्यूरॉन्स, और ये है आपका क्या बेसिकली सेल बॉडी और बेसल गैंग्लिया किसका, दैट इज सेंसरी न्यूरॉन का। ये क्या आपका, दैट इज सेल बॉडी और वी कैन से बेसल गैंग्लिया, और ये डायग्राम किसका, दैट इज आपका है सेंसरी न्यूरॉन्स, किसका है, दैट इज सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, अब देखो कि सपोज ये जो सेल होता है, कोई भी सेल होता है, उसका हर सेल एक जो नॉर्मल कंडीशन में किस पे रहता है, दैट इज आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशंस पे। तो जो न्यूरॉन्स का होता है उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है आपका, दैट इज -90 मिली वोल्ट। कितना होता है, दैट इज आरएमपी ऑफ न्यूरोनल सेल्स, दैट इज -90 मिली वोल्ट। नॉर्मली जो सेल्स होते हैं उसके होते हैं दैट इज -70 मिली वोल्ट। ठीक है, तो जब भी कोई सेल रहता है आपका रेस्टिंग कंडीशन में, मतलब उसमें अभी किसी भी तरह का मैकेनिकल स्टिमुला या फिर मैकेनिकल स्ट्रेस नहीं पड़ा है, तो वो सेल रहता है आपका दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, और वो हर सेल्स का अलग रहता है। तो जो नॉर्मली सारे सेल्स का रहता है दैट इज -70 मिली वोल्ट। तो जब सेल्स रेस्टिंग कंडीशंस में रहता है तो यहाँ पे क्या होता है कि हर सेल्स में एक पंप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। ये आपका सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप का क्या काम है कि ये 3 सोडियम सेल के बाहर लेके जाएगा और 2 पोटाशियम आयन को सेल के अंदर लेके आएगा। ठीक है, तो देखो 3 सोडियम आयन सेल के बाहर गए और 2 पोटाशियम आयन सेल के अंदर गया, मतलब सेल के अंदर क्या होगा, नेगेटिविटी ज्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिविटी सेल के बाहर ज्यादा होगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 सोडियम है, यहाँ पे 2 पोटाशियम, मतलब 2 पोटाशियम के बदले 3 सोडियम बाहर जा रहा है, एक एक्स्ट्रा आयन बाहर जा रहा है। इसका मतलब जो सेल के अंदर का जो नेगेटिविटी होगा वो ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो ये जो सोडियम पोटाशियम पंप है ये बेसिकली आपका जो सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसको मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो जब भी कोई सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन पे होता है तो उसमें क्या होता है कि वो परमिएबल होता है किसका, दैट इज पोटेशियम आयन का, परमिएबल होता है किसका, दैट इज पोटेशियम आयन का।
लेकिन नियरली इम्परमिएबल होता है किसका, दैट इज सोडियम आयन का। इम्परमिएबल होता है किसका, दैट इज सोडियम आयन का। तो जब भी कोई सेल रेस्टिंग कंडीशन में रहता है तो वो आपका परमेबल होता है किसका, दैट इज आपका पोटेशियम आयन का, लेकिन नियरली इम्परमेबल होता है किसका, दैट इज सोडियम आयन का। तो ये होता है आपका दैट इज इन रेस्टिंग कंडीशन। तो जब सेल रेस्टिंग कंडीशंस में रहता है तो दो नॉर्मली क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम को हम 3 सोडियम बाहर ले गया, 2 पोटेशियम अंदर ले आया, जिसके कारण सेल के अंदर नेगेटिविटी ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू आउटसाइड द सेल। तो इसमें क्या हो गया कि 2 पोटेशियम अंदर आया, 3 सोडियम पोटेशियम सोडियम बाहर गया। तो जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशंस में रहता है कोई सेल तो उसमें क्या होता है कि वो जो उसका जो मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेन है वो नियरली परमिएबल होता है किसका, दैट इज पोटेशियम आयन का, लेकिन इम्परमिएबल होता है दैट इज सोडियम आयन का। तो ठीक है, तो ये क्या करेगा, मतलब कि सोडियम आयन अब बाहर नहीं जाएगा सेल के, लेकिन पोटेशियम आयन सेल के अंदर आ सकता है। तो सेल में जैसे जैसे क्या होगा कि नेगेटिविटी बढ़ते जाएगा, धीरे 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 क्या होगा कि आप सोडियम रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन में क्या होगा कि सोडियम आप बाहर जाना बंद हो गया क्योंकि ये इम्परमिएबल हो जाता है, लेकिन पोटेशियम अंदर आना शुरू हो जाएगा, मतलब सेल के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ना इंक्रीज हो जाएगा। उस समय पे क्या होता है कि इसी के जस्ट बगल में एक चैनल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज पोटेशियम लीकी चैनल। यहाँ पे ऐसे करके चैनल्स होते हैं बहुत सारे, इसको हम लोग नाम देते हैं दैट इज पोटेशियम लीकी, पोटेशियम लीकी सॉरी लीकी चैनल। तो जब सेल रेस्टिंग कंडीशन में रहता है तो सेल नियरली क्या होता है, पोटेशियम के परमिएबल रहता है मेम्ब्रेन, लेकिन नियरली इम्परमिएबल हो जाता है सोडियम आयन के। उसी समय क्या होता है कि उसका जस्ट बगल में मेम्ब्रेन के ऊपर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहता है दैट इज पोटेशियम का लीकी चैनल। तो इसमें क्या है, सोडियम बाहर जाना बंद हो गया और पोटेशियम सेल के अंदर आना शुरू हो गया बहुत ज्यादा। तो सेल के अंदर बहुत सारा पोटेशियम आयन बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या होगा कि यहाँ से जो पोटेशियम आयन एंटर कर रहा है ज्यादा, उसमें से क्या होगा कि पोटेशियम आयन धीरे धीरे इस लीकी चैनल के थ्रू सेल के बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा। पोटेशियम आयन सेल के बाहर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका सिनेरियो है ये बेसिकली कब का है, दैट इज कोई सेल जब रेस्टिंग कंडीशंस में रहता है तब। अब हम लोग बात करेंगे दैट इज एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है जनरेट। तो सपोज एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। सपोज ये आपका एक ग्राफ है, ठीक है, और ये पोटेशियम जो आयन है थ्रू लीकी चैनल कब तक बाहर जाएगा, जब तक कि ये अपना इक्विलिब्रियम पोटेंशियल मेंटेन ना कर ले। सेल से इसका किसी को, सेल से पोटेशियम को मतलब नहीं है, ये तब तक बाहर और अंदर बाहर जाते जाएगा जब तक कि सेल का जो इनसाइड जो सेल है उसका जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है तब तक बाहर जाएगा जब तक कि वो अपना इक्विलिब्रियम पोटेंशियल अटेन ना कर ले। तो सपोज करो पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल हम लोग ले लिए, दैट इज पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल मान लो ले लिए -85 मिली वोल्ट। ठीक है, तो ये सेल तब तक पोटेशियम को लीकी चैनल पोटेशियम लीकी चैनल से पोटेशियम बाहर जाते जाएगा जब तक कि सेल ये जो पोटेशियम है जब तक कि सेल को अपना इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पे लेके ना रोक दे। ठीक है, तो सपोज इक्विलिब्रियम पोटेंशियल -85 मिली वोल्ट है और सेल का नॉर्मली कितना रहता है, दैट इज -70 मिली वोल्ट। ये है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट इज RMP। और इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पोटेशियम का कितना, दैट इज -85 मिली वोल्ट। जस्ट इसी के ऊपर होता है दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आगे आप लोग देखेंगे क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मान लो ले लेते हैं हम लोग दैट इज -60 मिली वोल्ट। अब क्या होगा कि ये धीरे 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 सेल पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेगा। तो ये ग्राफ -50, -40, -30, -20 इस तरह करते करते एक पॉइंट आएगा जहां पे ये 0 होगा। ठीक है, इस तरह होगा। ये समझ में आ गया कि सेल का जो पोटेशियम जो है वो लीकी चैनल के थ्रू तब तक बाहर जाते जाएगा जब तक कि वो सेल को अपना इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के बराबर ना ले आए। और इस जगह पे हम लोग सेल का जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल लिए दैट इज -85 मिली वोल्ट, लेकिन सेल जब रेस्टिंग कंडीशन में रहता है तब उसका पोटेंशियल कितना होता है, दैट इज -70 मिली वोल्ट।
फिर एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको फर्दर अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये बेसिकली क्या है, और ये फिर धीरे 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 सेल को पॉजिटिविटी की ओर ले जाएगा। मतलब ये ग्राफ जैसे जैसे ऊपर जाएगा सेल और ज्यादा पॉजिटिविटी की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये जो सिनारियो था ये हम लोग देखे अभी, दैट इज सेल जब रेस्टिंग कंडीशन में रहता है तब ये सारे सेल्स में होता है। अब देखो स्पेशल क्या होता है, दैट इज न्यूरोनल सेल्स और मसल सेल्स में ये क्या एक्साइटेबल सेल्स है, ये सारे सेल्स क्या करते हैं आपके बेसिकली एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। लेकिन ये सारे सेल्स में ऐसा यूनिक क्या होता है जो बाकी के सेल्स में नहीं होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि सपोज समवन टचेस में हेयर, जिसके कारण एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और वो एक्शन पोटेंशियल फिर ऑल ओवर द मेम्ब्रेन मूव करते करते कहाँ गया, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। तो सपोज ये वो पॉइंट है जिस जगह पे स्टिमुलस पड़ा। सपोज ये मेरा फिंगर है और ये फिंगर के इस पॉइंट पे मेरे को मैकेनिकल स्टिमुलस पड़ा, ये मैकेनिकल स्ट्रेस इस जगह पे हमको दिया गया, जिसके कारण क्या होगा, इस पे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और ये एक्शन पोटेंशियल फिर ऑल ओवर द फिंगर्स मूव करते करते, ऑल ओवर द मेम्ब्रेन मूव करते करते कहां तक पहुंचेगा, दैट इज सेंटर नर्वस सिस्टम तक। ये इसको हम लोग को अंडरस्टैंड करना है, इसको समझना है, इसको कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होता है दैट इज एक्साइटेबल सेल्स का, जो कि है न्यूरोनल और मसल सेल्स, उसके मेम्ब्रेन पे पूरे ऑल ओवर द मेम्ब्रेन क्या प्रेजेंट रहता है, दैट इज टच सेंसिटिव सोडियम चैनल और वी कैन से टच सेंसिटिव कैल्शियम आयन चैनल। ठीक है, तो ये जैसे फिंगर्स है तो ऑल ओवर द, ये क्या मसल्स है, फिंगर्स है, ये क्या एक्साइटेबल सेल्स है यहाँ पे और मसल सेल्स है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑल ओवर द एक्साइटेबल सेल्स और मसल सेल्स के मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होगा, दैट इज टच सेंसिटिव सोडियम चैनल और वी कैन से टच सेंसिटिव कैल्शियम आयन चैनल। कौन सा चैनल, दैट इज टच सेंसिटिव कैल्शियम चैनल, कैल्शियम और वी कैन से सोडियम चैनल। ठीक है, तो टच सेंसिटिव कैल्शियम चैनल और टच सेंसिटिव सोडियम चैनल प्रेजेंट होगा ऑल ओवर द एक्साइटेबल सेल्स, ऑल ओवर द मेम्ब्रेन ऑफ एक्साइटेबल सेल्स। इस केस में हम लोग लेके चलते हैं दैट इज टच सेंसिटिव सोडियम चैनल। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा क्या, दैट इज टच सेंसिटिव सोडियम चैनल। ठीक है, अब देखो अभी हमने पढ़ा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशंस में क्या रहता है कि सेल परमिएबल रहता है किसका, दैट इज पोटेशियम आयन का, लेकिन नियरली इम्परमिएबल रहता है दैट इज सोडियम आयन का। मतलब पोटेशियम आयन का इनफ्लक्स होगा इनसाइड द सेल, लेकिन पोटेशियम आयन का आपका सोडियम आयन का इफ्लक्स आउट ऑफ द सेल नहीं हो सकता। मतलब कि सेल के अंदर सोडियम आयन आ सकता है, सॉरी पोटेशियम आयन आ सकता है, लेकिन सेल के अंदर जो आपका सोडियम आयन है उस सेल के बाहर नहीं जा सकता, और सेल के बाहर जो सोडियम आयन है उस सेल के अंदर नहीं आ सकता। ये है आपका सिनेरियो दैट इज आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन में सेल का। तो ये उसके बाद क्या होता है कि सेल के अंदर पोटेशियम आयन तो आता है, तो सेल के अंदर बहुत सारा पोटेशियम आयन आने के कारण क्या होगा, सेल तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी की ओर हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि सेल के ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है इसी के जस्ट बगल में रहता है आपका दैट इज पोटेशियम लीकी चैनल। अब पोटेशियम लीकी चैनल क्या करता है, पोटेशियम लीकी चैनल से थ्रू आउट द ऑल ओवर द टाइम हमेशा क्या होगा कि उससे पोटेशियम आयन सेल के अंदर बाहर जाते रहेगा। मतलब कि इससे सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू क्या रहा है, पोटेशियम आयन आ रहा है, लेकिन पोटेशियम लीकी चैनल के थ्रू ये जितना पोटेशियम आ रहा है ये पोटेशियम आयन बाहर जाते जाएगा। और ये पोटेशियम आयन थ्रू द पोटेशियम लीकी चैनल कब तक बाहर जाएगा, जब तक कि ये सेल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन है उसको आपका पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम तक का ना लेके आ जाए, दैट इज इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम तक ना ले आए, तब तक ये लीकी चैनल के थ्रू बाहर जाता जाएगा। तो रेस्टिंग कंडीशन से बेसिकली क्या हो रहा है कि इनसाइड द सेल नेगेटिविटी आपका ज्यादा रहता है और आउटसाइड द सेल पॉजिटिविटी ज्यादा रहता है। ठीक है, तो जैसे ये नॉर्मल कंडीशन में दैट इज रेस्टिंग कंडीशन में, तो जैसे यहाँ पे टच पड़ता है हम लोग को, सपोज इस पॉइंट पे टच पड़ा, तो इस पॉइंट पे जैसे ही टच पड़ता है टच सेंसिटिव यहाँ पे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन सा, दैट इज कैल्शियम चैनल्स और सोडियम चैनल्स। यहाँ पे हम लोग सोडियम चैनल लेके चल रहे हैं, तो जैसे ही टच सेंसिटिव सोडियम चैनल यहाँ पे हम लोग टच पड़ता है, दैट इज जैसे मैकेनिकल स्टिमुला इस जगह पे पड़ा, जैसे इस जगह फिंगर पॉइंट पे इस जगह पे टच किया गया, ये टच सेंसिटिव आपका क्या बोलते हैं कैल्शियम चैनल क्या होगा, ओपन हो जाएगा। और ये ओपन होने के कारण क्या होगा कि
लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आयन का इनफ्लक्स होगा थ्रू द टन सेंसिटिव सोडियम चैनल। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम चैनल का टच सेंसिटिव सोडियम चैनल का ओपन हो जाने के कारण लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आयन का इनफ्लक्स होगा इनसाइड द सेल। तो ये पे क्या होगा कि सपोज ये पॉइंट था, इस पॉइंट पे किसी ने मैकेनिकल स्टिमुलाई दिया, मैकेनिकल स्टिमुलाई देने के कारण क्या है, सेल रेस्टिंग में क्या होगा कि ये पोटेशियम आयन के कारण ये क्या होगा कि जो सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन होगा वो -85 मिलीवोल्ट होगा, जो कि हम लोग लेके चले हैं, क्योंकि पोटेशियम आयन लीकी चैनल के थ्रू तब तक सेल पोटेशियम को बाहर लेते जाएगा जब तक कि सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम का अटेन ना कर ले। तो सपोज स्टार्टिंग में इस कंडीशन पे था, तो जैसे ही टच पड़ा ये राइज करेगा और कहां तक जाएगा, दैट इज सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि आपका -70 मिली वोल्ट। अब ये जैसे सोडियम आयन का इनफ्लक्स हुआ मतलब सेल के अंदर क्या होगा, पॉजिटिविटी इंक्रीज करेगा कि लॉट्स ऑफ सोडियम आयन का इनफ्लक्स होगा, जिसके कारण क्या होगा, सेल के अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज करेगा। तो पॉजिटिविटी इंक्रीज करेगा मतलब कि सेल धीरे धीरे ग्राफ जो इसका है ऊपर की ओर जाएगा, दैट इज सेल मोर पॉजिटिव जाएगा। ये नेगेटिव किस है, सेल मोर पॉजिटिव की ओर बढ़ेगा, तो जिसके कारण ये ग्राफ धीरे धीरे राइज होगा। ठीक है, लेकिन ये जो पोटेशियम चैनल था, ये सोडियम टच सेंसिटिव सोडियम चैनल, इससे सोडियम तो आया लेकिन मान लो सपोज माइन्यूट टच था, एकदम लाइट टच था, जिसके कारण क्या होगा कि थोड़ा अमाउंट ऑफ सोडियम आयन का इनफ्लक्स हुआ। मान लो यहाँ पे हम लोग 3 केस लेके चलते हैं। फर्स्ट केस में क्या है कि माइन्यूट टच हुआ, सेकंड केस में थोड़ा उससे ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा से टच हुआ, और थर्ड केस में लिखते हैं कि बहुत हैवी मैकेनिकल स्टिमुलाई पड़ा और बहुत हार्डली टच किया गया। तो ये 3 केस लेके चलते हैं। तो फर्स्ट वन इज माइन्यूट टच, सेकंड वन इज माइनर टच एंड थर्ड इज वेरी स्ट्रेस्ड और हाई मैग्नीट्यूड टच। ठीक है, 3 तरह का टच लेते हैं। तो सपोज करो पहला टच में क्या होगा कि माइन्यूट टच है, एकदम हल्का सा कोई यहाँ पे टच किया होता है ना, आपको बहुत बार कोई कोई हल्का सा टच कर देता है लेकिन आपको वो पता नहीं चलता। उस तरह के इसमें क्या होता है कि सपोज यहाँ पे कोई आपको माइन्यूट टच दिया, माइन्यूट टच देने के कारण क्या होगा कि थोड़ा सा सोडियम आयन इनफ्लक्स हुआ, लेकिन जितना सोडियम आयन इनफ्लक्स हुआ उतना पोटेशियम आयन फिर आपका पोटेशियम लीकी चैनल के थ्रू बाहर चला गया। तो अब जितना सोडियम आयन अंदर आया जो कि एक सेल को पॉजिटिविटी की ओर ले जा रहा था, उतना ही पोटेशियम आयन लीकी चैनल के थ्रू बाहर चला गया। तो ये क्या होगा कि ये सेल को पॉजिटिविटी के लिए थोड़ा बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन तुरंत क्या हुआ कि पोटेशियम आयन सेल के बाहर चला गया थ्रू लीकी चैनल, जिसके कारण ये क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ थोड़ा बहुत जो इसका ग्राफ बढ़ा, जो सेल पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहा था, वो धीरे धीरे फिर से डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो वो डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना सोडियम इन अंदर आया उतना ही पोटेशियम आयन लीकी चैनल के थ्रू सेल के बाहर चला गया। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं कि इससे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ का टच था, पहला माइन्यूट टच था, सेकंड केस लेते हैं कि उससे थोड़ा ज्यादा जोर से कोई आपको टच किया। उस केस में क्या होता है कि सपोज करो फिर से टच किया गया, लेकिन उसमें भी क्या हुआ कि इससे ज्यादा पिछला फर्स्ट केस से ज्यादा सोडियम आयन सपोज करो इनफ्लक्स हुआ, लेकिन उसमें भी इतना टच में उसका जो मैकेनिकल स्टिमुलाई था उसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं था कि और ज्यादा ये सोडियम आयन इनफ्लक्स करे। तो सेकंड केस में भी क्या हुआ कि सोडियम आयन का इनफ्लक्स हुआ पहले केस से ज्यादा, लेकिन जितना सोडियम आयन इनफ्लक्स हुआ उतना ही पोटेशियम आयन थ्रू पोटेशियम लीकी चैनल के थ्रू वो सेल के बाहर चला गया। तो इस केस में भी क्या होगा कि आपका तो जनरेट तो होगा, ये ग्राफ सेल पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेगा, लेकिन ये फिर डाउन चला जाएगा। तो ये 2 तरह का यहाँ पे आपका वेव जनरेट हुआ। तो जो जनरेट हुआ क्या कि सेल पॉजिटिविटी की ओर बढ़ा, लेकिन इतना ज्यादा सोडियम आयन का इनफ्लक्स नहीं हुआ कि वो सेल को पॉजिटिव और ज्यादा पॉजिटिव कर सके, मतलब कि इतना ही सोडियम आयन इनफ्लक्स हुआ उतना पोटेशियम आयन सेल के बाहर थ्रू पोटेशियम लीकी चैनल बाहर चला गया, जिसके कारण ये पोटेंशियल जनरेट तो हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस तो हुआ, जनरेट हुआ, लेकिन वो फिर धीरे धीरे डाउन हो गया। तो इस तरह का पोटेंशियल जो जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज लोकल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? दैट इज लोकल पोटेंशियल। और सेकंड हम लोग इसको अदर नाम से भी जानते हैं, दैट इज सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल।
तो लोकल पोटेंशियल सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, दीज आर टू वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टर्म दैट इज एक्शन पोटेंशियल। ये एक्शन पोटेंशियल से एकदम डिफरेंट है, इसमें आपको किसी तरह का वेव जनरेट नहीं हुआ जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा हुआ। बहुत बार आपने महसूस किया होगा कि आपको कोई टच किया लेकिन आपको पता नहीं चलता है, ड्यू टू दैट लोकल पोटेंशियल। वहां पे आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ, वहां एक्शन पोटेंशियल की जगह आपका क्या जनरेट हो गया, दैट इज लोकल पोटेंशियल, जिसके कारण वो पोटेंशियल फिर आपका डाउन चला गया और सेल फिर धीरे धीरे पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल की ओर इंक्रीज होते गया। ठीक है, तो ये था आपका दैट इज लोकल पोटेंशियल सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अब क्वेश्चन है कि दैट इज एक्शन पोटेंशियल तब कब कैसे जनरेट होता है। तो देखो, जब आपको बहुत ज्यादा जोर से टच दिया गया, बहुत हाई स्टिमुलाई के साथ टच दिया गया, उस समय पे क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ, बहुत सारा सोडियम आयन इन्फ्लक्स हो गया। तो बहुत सारा सोडियम आयन इन्फ्लक्स हो जाने के कारण क्या होता है कि इसी का जो टच सेंसिटिव सोडियम चैनल और टच सेंसिटिव कैल्शियम चैनल है, उसी का बगल में रहता है दैट इज वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। इसी का बगल में रहता है क्या, दैट इज वोल्टेज गेटेड, ये क्या आपका, दैट इज वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। तो देखो, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होता है, तो ये क्या होता है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो होता है, इसका अगर डायग्राम देखें तो इसमें दो तरह का गेट होता है। द फर्स्ट वन इज एक्टिवेशन गेट एंड द सेकेंड वन इज इनएक्टिवेशन गेट। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका सपोज करो, सॉरी यहां बना देते हैं, टच सेंसिटिव सॉरी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है। तो ये शुरू में दो गेट होता है, इसका एक ये गेट दैट इज, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन गेट, एक्टिवेशन गेट, और जो नीचे रहता है दैट इज इनएक्टिवेशन गेट, एक्टिवेशन गेट। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है, ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल रहता है उसका एक्टिवेशन गेट क्लोज रहता है और इनएक्टिवेशन गेट ओपन रहता है। तो सपोज ये क्या है आपका, सपोज करो ये कि आपका टच सेंसिटिव सॉरी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, इसका दो गेट है, दैट इज फर्स्ट वन इज एक्टिवेशन गेट, और ये एक्टिवेशन गेट आपका क्लोज है और इनएक्टिवेशन गेट ओपन है। ठीक है, मतलब इधर से अगर इन भी करेगा सोडियम, इन तो कर नहीं सकता क्योंकि इसका एक्टिवेशन गेट क्लोज है। तो ये क्या होता है कि बहुत ज्यादा सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हो जाने के कारण ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, इसमें आपका डिस्टॉर्शन कॉज होने लगता है धीरे धीरे, मतलब ये डिस्टॉर्शन कॉज हो जाता है और ये इसका जो शेप है ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे हो जाता है, इसमें मतलब डिस्टॉर्शन कॉज हो गया, जिसके कारण क्या होता है कि इसका जो एक्टिवेशन गेट था वो धीरे धीरे ओपन होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे ये ओपन होने लग जाता है, और इसका जो इनएक्टिवेशन गेट था वो धीरे धीरे आपका क्लोज होने लग जाता है। ये ओपन होने लगता है और धीरे धीरे ये क्लोज होने लगता है। तो बहुत ज्यादा टच आपका हाई स्टिमुलाई के कारण लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आयन का इनसाइड द सेल इन्फ्लक्स हुआ, और लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होने के कारण इसका जो एक्टिवेशन गेट था वो धीरे धीरे आपका क्या होने लगेगा, डिस्टॉर्शन होने के कारण धीरे धीरे जो इसका एक्टिवेशन गेट था वो धीरे धीरे ओपन होगा और इनएक्टिवेशन गेट धीरे धीरे बंद होगा। तो जैसे ही ये धीरे धीरे ओपन होने लगेगा इसका वोल्टेज गेटेड आपका सोडियम चैनल, तो क्या होगा, जिसके कारण क्या होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आयन का इनफ्लक्स होगा, दैट इज इनसाइड द सेल, दैट इज लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आयन का इनफ्लक्स होगा, दैट इज इनसाइड द सेल। अब क्या है कि सेल के अंदर बहुत ज्यादा क्या है, दैट इज पॉजिटिव आयन, दैट इज सोडियम आयन, जिसके कारण क्या होगा कि ये जो ग्राफ था ये डाउन था, दैट इज ये सडनली सोडियम आयन का जितना शुरू में क्या हो रहा था फर्स्ट सेकंड केस में जितना सोडियम आयन है उतना ही पोटेशियम आयन लीकेज चैनल के थ्रू बाहर चला गया, दोनों केस में वही हुआ। लेकिन थर्ड केस में क्या हुआ कि जितना सोडियम आयन आया उसके अलावा और एक गेट खुल गया, दैट इज वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। और वो क्यों खुला क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हो जाने के कारण जो सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसमें वेरी लार्ज डिफरेंसेस आने के कारण ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का डिस्टॉर्शन कॉज होता है, और उसका जो एक्टिवेशन गेट था ओपन होता है और जो इनएक्टिवेशन था गेट था वो धीरे धीरे क्लोज हो जाता है, जिसके कारण लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है और ये ग्राफ सीधा राइज करता है कहां तक, दैट इज
जीरो तक सेल को। और ये कब तक सोडियम आयन ले जाएगा इसके ग्राफ को, दैट इज ऊपर की ओर, सेल को पॉजिटिव की ओर, जब तक कि ये सेल आपका जो सोडियम आयन का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है उसको अटेन ना कर ले। तो सपोज करो +10 है आपका सोडियम आयन का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, +10। तो ये कब तक स्क्रैप को, सेल को पॉजिटिविटी की ओर ले जाएगा, जब तक कि ये सेल आपका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ किसका, दैट इज सोडियम का अटेन ना कर ले। ठीक है, फिर एट अ टाइम क्या होगा कि इसका जो क्लोजिंग का, जो ओपनिंग का जो रेट है, दैट इज किसका, दैट इज सोडियम का, वो बहुत, इसका जो इनएक्टिव एक्टिवेशन गेट है वो बहुत जल्दी खुलता है लेकिन धीरे धीरे बंद होता है, जिसके कारण लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है और सेल धीरे धीरे पॉजिटिविटी की ओर बढ़ता है। तो जैसे ही सेल मान लो जीरो पॉजिटिविटी तक लगभग आता है, उसी समय क्या होता है कि इसी के जस्ट बगल में और एक गेट रहता है, दैट इज वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। और एक चैनल रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। ठीक है, तो जैसे सोडियम आयन का लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फ्लक्स हुआ, इसके कारण क्या होगा, थ्रू वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, जिसके कारण क्या होगा कि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल भी ओपन हो जाएगा और लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयन का इन्फ्लक्स होगा थ्रू इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड द सेल। और ये कब तक होगा, जब तक ये सेल को इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम तक ना लेके आए। तो जैसे ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल इसके जो सेल को मोर पॉजिटिविटी की ओर ले जाएगा, इसके ग्राफ को अपर की ओर ले जाएगा, एट दैट पॉइंट यहां पे क्या होगा कि उसी समय क्या होगा कि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा, जिसके कारण लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयन का इनफ्लक्स होगा थ्रू इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड द सेल, और ये फिर से सेल को ड्रैग करते हुए नीचे की ओर ले जाएगा, कहां तक, दैट इज इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम तक। और ये ग्राफ फिर डिक्रीज हो जाएगा, और ये कब तक, कहां तक लेके जाएगा, दैट इज जब तक कि सेल अटेन ना कर ले इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम का। लेकिन जैसे इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम तक लेके जाएगा, उसी समय क्या होगा कि धीरे धीरे पोटेशियम आयन का लीकी चैनल के थ्रू भी तो सेल के बाहर जाते जा रहा है सेल पोटेशियम आयन, तो ये क्या होगा कि धीरे धीरे फिर आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन की ओर आने लगेगा। तो यहाँ पे देखो गेट की बात करें, जो सोडियम गेटेड पोटेशियम चैनल, सोडियम गेटेड सॉरी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल था, उसमें 4 स्टेप्स है। तो फर्स्ट वन इज दैट इज इनिशियली क्या था, सपोज इनिशियली क्या था कि इसका जो एक्टिवेशन गेट था वो क्लोज था और इनएक्टिवेशन गेट ओपन था। ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में क्या हुआ कि इसका जो एक्टिवेशन गेट था वो धीरे धीरे ओपन हो रहा था और इनएक्टिवेशन गेट धीरे धीरे क्लोज हो रहा, सेकंड केस था। थर्ड केस में क्या हुआ कि आपका एक्टिवेशन गेट ओपन हो गया लेकिन इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो गया। और फोर्थ केस में क्या होगा, ये फिर से इनिशियल स्टेज में आ जाएगा, दैट इज एक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाएगा और इनएक्टिवेशन गेट ओपन हो जाएगा। इस ग्राफ में बात करें तो कहां पे कौन सा हो रहा है, दैट इज यहां पे देखो इनिशियली क्या था, दैट इज इनिशियली क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका पहला वाला है दैट इज एक्टिवेशन गेट क्लोज है और इनएक्टिवेशन गेट ओपन है। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि मिड पॉइंट पे क्या हो रहा है कि इसका जो एक्टिवेशन गेट था वो धीरे धीरे आपका ओपन हो रहा है और इनएक्टिवेशन गेट धीरे धीरे क्लोज हो रहा है। और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे दो केस हो रहा है। द फर्स्ट वन इज दैट इज जो सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल था उसका एक्टिवेशन गेट ओपन हो गया और इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो गया। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि पोटेशियम चैनल दैट इज वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल जो था वो खुल जाता है, जिसके कारण लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयन का इफ्लक्स हो रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, तो इस पॉइंट पे दो चीज हुआ। तो फर्स्ट वन इज दैट इज सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, उसका क्या हो रहा है, उसका जो एक्टिवेशन गेट था ओपन हो जा रहा है और इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो जा रहा है। उसी पॉइंट पे क्या हो रहा है कि आपका दैट इज वोल्टेज गेटेड आपका पोटेशियम चैनल वो ओपन हो जा रहा है, जिसके कारण लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयन का इन्फ्लक्स होगा इनसाइड द सेल और वो फिर आपका जो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है उसको ड्रैग करके इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम तक खींच के ले आएगा। तो पहला केस हो गया दैट इज यहाँ पे, सेकेंड ये, थर्ड ये, और अगर फोर्थ की बात करें तो ये वाला डायग्राम कहां पे बनेगा, तो ये वाला डायग्राम बनेगा कि सेल फिर से इनिशियल स्टेज में
आ गया, दैट इज इसका एक्टिवेशन गेट क्लोज हो गया और इनएक्टिवेशन गेट ओपन आ गया। तो ये था आपका दैट इज ग्राफ। अब बात करें कि ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट तो हो गया, दो तरह का पोटेंशियल जनरेट हुआ, दैट इज लोकल पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, वो आपको जो सिग्नल है दैट इज वो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाएगा और आपका बॉडी उस स्टिमुलस के आगे कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा। लेकिन लोकल पोटेंशियल के कारण किसी भी तरह का आपका बॉडी रिएक्ट नहीं करेगा, ये होता है माइन्यूट टच के कारण। और जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो किसी तरह का हाई स्टिमुलाई या हाई स्ट्रेंथ का स्टिमुलाई जब पड़ता है तब वो शो करता है। तो दिस इज एक्शन पोटेंशियल। और ये जनरेट कहाँ होता है, दैट इज एक्साइटेबल सेल्स में, मसल सेल्स में और न्यूरोनल सेल्स में। अब बात करें एक्शन पोटेंशियल तो जनरेट हो गया, अब ये एक्शन पोटेंशियल ऑल ओवर द मेम्ब्रेन, दैट इज ऑल ओवर द मेम्ब्रेन ऑफ एक्साइटेबल सेल्स दैट इज न्यूरोनल और मसल सेल्स मूव कैसे करेगा। तो देखो ये सपोज करो ये जो इतना एक्टिविटी हो रहा है, सपोज ये वाला एक्टिविटी है आपका पैच नंबर 1, ये मान लो आपका पैच नंबर 1 है, ये आपका पैच नंबर 1। उसी तरह यहाँ पैच नंबर 2 रहेगा, पैच नंबर 3, पैच नंबर 4, ठीक है, ये 2, 3, 4। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि लार्ज नंबर ऑफ सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ थ्रू क्या टेस्ट सेंसिटिव सोडियम चैनल। अब ये जो सोडियम आयन आया ये क्या करेगा, इसके नियर बाय सेल्स में जाएगा, फिर इसके कारण लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा। फिर इसका सोडियम आयन जो इन्फ्लक्स हुआ, ये सोडियम आयन फिर 3rd नंबर पैच में जाएगा, फिर 4th नंबर पैच में जाएगा, जिसके कारण फिर लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा। और ये वाला सीक्वेंस जो है वो चलते जाएगा ऑल ओवर द एक्साइटेबल मेम्ब्रेन ऑफ एक्साइटेबल सेल्स दैट इज न्यूरोनल सेल्स और वी कैन से मसल सेल, और वो फाइनली पहुंच जाएगा दैट इज कहां, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो इस तरह से एक्शन पोटेंशियल एक पॉइंट पे जनरेट हुआ और ये एक्शन पोटेंशियल ऑल ओवर द मेम्ब्रेन ऑफ एक्साइटेबल सेल मूव करते हुए पहुंच जाएगा दैट इज आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब यहाँ पे दो टर्म आता है दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। दो आता है, दो टर्म आता है जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड एंड रिफ्रैक्टिव पीरियड। The first one is absolute refractive period and the second is refractive period, ठीक है। अब ये दोनों को समझते कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है और ये रिलेटिव है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। देखो सपोज करो आपके घर में नौकर है, एक नौकर आता है जो कि सुबह आता है, उसका टाइम पीरियड है आपका काम करने का सुबह 6 से 9 बजे तक। तो 6 से 9 वो काम करेगा। तो सपोज करो वो 6 बजे आया, आपका, और उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है 9 बजे तक, सॉरी शाम के 6 बजे तक। तो इनिशियली देखोगे आपके जब वो आएगा उस समय क्या होगा कि 1-2 घंटा वो पूरा एक्टिव से काम करेगा। तो सपोज करो 9 बजे तक वो पूरा एक्टिवली वर्क किया, 6 से 9 बहुत एक्टिवली वो वर्क किया। उस समय आप उसको दूसरा कोई भी टास्क दे दो और वो करेगा ही नहीं। उसको जो काम मिला, वो जो काम डेली करते आ रहा है दैट इज वही काम को वो करते जाएगा, उसके अलावा वो किसी तरह का काम वो नहीं करेगा 6 से 9। फिर ये क्या हो जाएगा, कुछ समय के बाद 9 बजे के बाद वो धीरे धीरे रेस्ट करना शुरू हो जाएगा, बैठ जाएगा, सो जाएगा, आप कुछ नहीं करेगा। लेकिन आप उसको बहुत ज्यादा गाली देने लोगो, बहुत ज्यादा सुनाओ कि तुम पैसे किस लिए लेते हो वगैरह वगैरह, तो वो देखना धीरे धीरे फिर अपने आप को मूवमेंट में लाएगा, अपने आप को एक्टिविटी में लाएगा और वो फिर फर्दर काम को करने लगेगा। तो इसी तरह होता है एक्शन पोटेंशियल के साथ भी। ये जो पॉइंट है यहां से यहां जहां पे एक्शन पोटेंशियल आपका पीक पे है, इस पॉइंट पे क्या होगा कि आप कितना भी स्ट्रेस का मैकेनिकल स्टिमुलाई दे दो, उस समय बॉडी आपका रिएक्ट नहीं करेगा। कि सपोज करो कि जब हम लोग का बॉडी को कोई मैकेनिकल स्टिमुलाई मिला और उस मैकेनिकल स्टिमुलाई में अगर उसी समय पे अगर दूसरा मैकेनिकल स्टिमुलाई देंगे, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी का एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ पड़ा है, उस टाइम में सेम सिचुएशन पे सेम टाइम पे अगर आप फिर से मैकेनिकल स्टिमुलाई दोगे तो बॉडी किसी भी तरह का रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा।
तो जब इस तरह का कंडीशंस होता है, केस होता है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। मतलब जब एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ पड़ा है, उस समय आप फर्दर उसको कितना भी हाई स्टिमुलाई के साथ मैकेनिकल स्टिमुलाई दोगे तो वो फिर आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा। वो आपका बॉडी उसको जो स्टिमुला है उसके अगेंस्ट में किसी भी तरह का रिस्पॉन्स वो नहीं करेगा। दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। ये क्या है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन पे देखो फर्दर हम लोग क्या बोले कि 9 बजे बैठ जाने के बाद उसको फिर आप बहुत ज्यादा डांटोगे, जबरदस्ती सुनाओगे, तो वो फिर धीरे धीरे बॉडी को मूवमेंट में लाएगा और फिर से वो वर्क करना शुरू हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होता है कि जब ये जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम अटेंड करने के बाद सेल धीरे धीरे मूव करने लग जाता है थ्रू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एट दैट पॉइंट आप इसको स्टिमुलाई दो तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा और नहीं भी करेगा। कब? तो देखो जब इस पॉइंट पे, इस सिचुएशन पे जब आपको इसको माइन्यूर और वी कैन से माइनर और माइन्यूट स्टिमुलाई दोगे, एकदम हल्का सा टच करोगे, तो इस पॉइंट पे किसी भी तरह का एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। लेकिन सेम कंडीशन पे अगर सेम सिचुएशन पे आप बहुत हाई स्टिमुलाई, हाई स्ट्रेंथ के साथ मैकेनिकल स्टिमुलाई दोगे, मैकेनिकल स्ट्रेस दोगे, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, दैट इज एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में किसी भी तरह का एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा, चाहे आप कितना भी मैकेनिकल हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ का स्टिमुलाई दे दो। लेकिन इस कंडीशन पे क्या होगा कि माइन्यूट टच के कारण तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा, लेकिन बहुत हाई स्ट्रेंथ के साथ अगर आप उसको मैकेनिकल स्टिमुलाई दो तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, ठीक है। तो एब्सोल्यूट समझ में आ गया। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में एक टाइम पे एक ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, चाहे आप कितना भी स्ट्रेंथ का मैकेनिकल स्टिमुलाई दे दो सेम टाइम पे। लेकिन एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड के समय में क्या होता है कि आप अगर उसको बहुत थोड़ा हाई स्ट्रेंथ के साथ मैकेनिकल स्टिमुलाई दो तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, लेकिन माइन्यूट टच में एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा। तो दीज आर द टू टर्म्स, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है इसमें एक चीज बताना है कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली सेल क्या था, मोर नेगेटिविटी से लेस नेगेटिविटी की ओर बढ़ रहा है। मतलब सेल क्या हो रहा है, मोर पोलराइज से लेस पोलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे यहां से यहाँ क्या हो रहा है, फर्स्ट हाफ में डीपोलराइजेशन होता है और सेकेंड केस में क्या हो रहा है, दैट इज रीपोलराइजेशन। मतलब जो सेल है वो आपका फिर से मेम्ब्रेन जो उसका पोटेंशियल था उसको फिर से वो वापस पा रहा है, उसको फिर से वो गेन कर रहा है। तो यहाँ पे पहला केस में क्या होता है, दैट इज डीपोलराइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन। मतलब बेसिकली ये जो हाफ है इसमें क्या हो रहा है कि सेल जो है उसका पोटेंशियल है उसको वो लूज कर रहा है। मतलब कि सेल जो है लेस क्या बोलते हैं आपका, मोर नेगेटिविटी से लेस नेगेटिविटी की ओर बढ़ रहा है। मतलब सेल नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और उसी का सेकेंड हाफ में जब आपका पोटेशियम वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो जाता है, उस कंडीशन उस केस पे वहां पे क्या हो रहा है कि सेल धीरे धीरे क्या होता है कि जो भी लूज किया था वो पोटेंशियल को, उसको वो धीरे धीरे गेन करने लग जाता है। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन। तो ये वाला केस में क्या था, तो फर्स्ट केस में जब वोल्टेज गेटेड आपका सोडियम चैनल ओपन हुआ उस केस में डीपोलराइजेशन हो रहा है, दैट इज सेल इज बेसिकली लूजिंग इट्स पोटेंशियल। लेकिन जब वोल्टेज गेटेड सेकेंड हाफ में वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो रहा है, तब क्या हो रहा है कि सेल बेसिकली गेनिंग इट्स पोलैरिटी, दैट इज रीपोलराइजेशन। तो दो तरह का एक वेव में चीज है, दैट इज डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। तो ये वेव थ्रू आउट द मेम्ब्रेन फिर आपका कंटिन्यूअस चलते जाता है। मतलब कि सपोज करो ये एक मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन का ये मिड पॉइंट है, तो जब भी ये मिड पॉइंट पे हम लोग टच दिए, दैट इज मैकेनिकल स्टिमुलाई दिए, तो एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जनरेट होगा दोनों तरफ, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। यही वेव ऑफ डीपोलराइजेशन के साथ क्या फॉलो करेगा, दैट इज वेव ऑफ रीपोलराइजेशन। मतलब वेव ऑफ डीपोलराइजेशन इज फॉलोड बाय वेव ऑफ डीपोलराइजेशन।
तो एक्शन पोटेंशियल में बेसिकली यही चीज तो हो रहा है, डीपोलराइजेशन वेव जनरेट हुआ, उसी के साथ साथ क्या हुआ, दैट इज रिपोलराइजेशन वेव भी जनरेट हुआ। मतलब जब भी किसी भी तरह का एक्साइटेबल सेल्स में मैकेनिकल स्टिमुलाई पड़ता है तो एक दोनों तरफ एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जनरेट होता है, और उसी को फॉलो करते हुए जस्ट उसी के पीछे कौन जाता है, दैट इज वेव ऑफ रिपोलराइजेशन। मतलब कि इन एक्साइटेबल सेल्स एक्शन पोटेंशियल इज बेसिकली travel all over the membrane through the by following the wave of depolarization to the wave of repolarization। मतलब depolarization wave उसी के साथ 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 दोनों तरफ repolarization wave भी चलते जाएगा। ठीक है तो ये था आपका दैट इज एक्शन पोटेंशियल। तो एक तरफ से हम लोग इसका जो ओवरव्यू है, जितना भी मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, कैसे मूव करता है, ये सारे चीज को हमने इसके लिए इसमें डिस्कस किया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।